क्वांटित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर के लिए प्रमाण, और उसमें उसी को हम कहते हैं परमाणु स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं कि जो परमाणु होती हैं उनके द्वारा जो ऊर्जा का क्वांटित किया जाता है, या ऊर्जा का क्या कहते हैं अवशोषण या उत्सर्जन क्वांटा के रूप में ये करते हैं या क्वांटम के रूप में करते हैं, उसके लिए जो प्रमाण होता है उसी को क्या कहा जाता है, क्वांटित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा के लिए प्रमाण, या उसी को कहते हैं परमाणु स्पेक्ट्रम। जो हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे या विकिरण होती हैं, इन विद्युत चुंबकीय तरंग या विकिरणों में क्या होते हैं, विभिन्न तरंग दैर्ध्य या विभिन्न आवृत्ति के क्या होती है, तरंग उपस्थित होती हैं या विकिरण उपस्थित होती है, और इन विकिरणों का हम स्पेक्ट्रोस्कोप के द्वारा अध्ययन करके और प्राप्त जो अभिलेख था, उस अभिलेख का हम क्या करते हैं, यदि प्रदर्शन करते हैं या उसका निरूपण करते हैं, उसी को हम कहते हैं परमाणु स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं, परमाणु स्पेक्ट्रम। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में या किसी भी क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग में विभिन्न प्रकार की तरंग दैर्ध्य या विभिन्न प्रकार की आवृत्ति के विकिरण या तरंग उपस्थित होती हैं, और इन तरंगों का स्पेक्ट्रोस्कोप की सहायता से विश्लेषण करके, विश्लेषण मतलब अध्ययन करके उनका अभिलेख तैयार करना, क्या करना, अभिलेख बनाना या अभिलेख प्राप्त करना ही क्या कहलाती है, परमाणु स्पेक्ट्रम कहलाती है। क्या कहलाती है, परमाणु स्पेक्ट्रम। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम। क्योंकि आपको पढ़ाया गया था कि जब प्लांक अपना क्वांटम थ्योरी दे रहे थे तो उन्होंने बताया था कि कोई भी आवेशित कण ना तो लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करती है और ना ही लगातार ऊर्जा का अवशोषण करती है, बल्कि ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण किस रूप में हो रहा था, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में हो रहा था। ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में हो रहा था, और उन ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों को ही क्वांटा कहा गया था या क्वांटम कहा गया था। और उसी क्वांटम शब्द से क्वांटित आया है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्वांटित ऊर्जा जो होती है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या होती है, क्वांटित होती है, किस उसके द्वारा जितनी भी ऊर्जा अवशोषित होगी या उत्सर्जित होगी या निश्चित होती है, तो उनकी ऊर्जा क्या होती है, क्वांटित होती है। इस बात का आपको प्रमाण देना है कि क्या सही में जो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, जो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण कर रही हैं, उनकी ऊर्जाएं क्वांटित है कि नहीं है। तो यदि उसका आप प्रमाण देंगे तो उसी को कहा जाता है परमाणु स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि आपको ऐसी किसी वस्तु को लेना है जिससे क्या होती है, प्रकाश उत्सर्जित होती है। ऐसी वस्तु या ऐसी प्रतिदीप्त वस्तु या ऐसी प्रतिदर्श जिससे क्या होती है, प्रकाश उत्पन्न हो रही है। क्या चल रहा है, लाइट चल रहा है। तो इससे प्राप्त जो स्पेक्ट्रम होगी, इससे उत्सर्जित स्पेक्ट्रम कहेंगे या उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहा जाएगा। हाँ, ऐसी वस्तु या ऐसी प्रतिदर्श जो क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित करता है और अवशोषित करने के बाद पुनः प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, तो उससे प्राप्त जो स्पेक्ट्रम होगी उसे अवशोषण स्पेक्ट्रम कहेंगे। क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय विकिरणों में विभिन्न विभिन्न तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति के विकिरण उपस्थित होती है जिसका स्पेक्ट्रोस्कोप यंत्र की सहायता से विश्लेषण करके अभिलेख तैयार करना
परमाणु स्पेक्ट्रम कहलाती है। परमाणु स्पेक्ट्रम कहलाती है, कहलाती है। परमाणु स्पेक्ट्रम दो प्रकार का या दो प्रकार के होते हैं। पहला और हेडिंग हो जाएगा उत्सर्जित स्पेक्ट्रम। उत्सर्जित स्पेक्ट्रम इमिशन स्पेक्ट्रम। जब किसी वस्तु के प्रतिदर्श या प्रतिदर्श को, या इसे दूसरी भाषा में स्रोत भी कह सकते हो, स्रोत से जब किसी वस्तु या प्रतिदर्श या स्रोत से उत्सर्जित विकिरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है, ये प्राप्त होने वाले, तो उनसे प्राप्त होने वाले स्पेक्ट्रम को उत्सर्जित स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे बल्ब का स्पेक्ट्रम, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम, आदि। जैसे मान लीजिए कि ये बल्ब है, बल्ब से प्रकाश निकल रहा है। इस प्रकाश को हम क्या करेंगे, इस प्रकार का हम यंत्र तैयार करेंगे जिसमें एक संसूचक यानी इंडिकेटर होगा, यानी पर्दा होगा, ठीक है। एक प्रिज्म लगाएंगे, इस प्रिज्म पर क्या करेंगे, कार्डबोर्ड की सहायता से, क्योंकि प्रकाश चारों तरफ फैली होती है, तो जो प्रकाश से पुंज निकलती है उस प्रकाश की किरणों को पुंज में कन्वर्ट करने के लिए हम बीच में क्या लगा दिए, कार्डबोर्ड। क्या लगा दिए, घर पे देखे होंगे कि घर जब नया नया घर बना होता है, अगर होल होता है तो सूर्य की प्रकाश उस होल के रास्ते से बाहर निकलती है, तो उसमें बहुत सारे तरंग दैर्ध्य क्या होते हैं, प्रकाश की किरणें इंटर करती हैं। तो अब आप जब देखेंगे तो कार्डबोर्ड में क्या है, छिद्र है, होल है। और जब सूर्य क्या होती है, बल्ब से क्या होती है, जो प्रकाश निकल रही है, जब इसको हम किसके गुजारेंगे, कार्डबोर्ड के छिद्र से गुजारेंगे, तो ये प्रकाश पुंज के रूप में कहां गिरेगी, आकर प्रिज्म के ऊपर। कहां गिरेगी, प्रिज्म के ऊपर। अब प्रिज्म का कार्य क्या है कि जो ये प्रकाश पुंज में अलग अलग तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति के प्रकाश क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इनको क्या करती है, उनके क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बढ़ते क्रम में क्या करेगी, पर्दे के ऊपर क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। और जो ये प्रदर्शित होने वाला प्रकाश के क्या पुंज होगा, जो क्या होगा, अलग अलग तरंग दैर्ध्य के हिसाब से अपने क्या होगा, यहाँ संसूचक के ऊपर दिखाई देगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे। जैसे आपने देखा होगा इंद्रधनुष, देखे है ना, तो इंद्रधनुष कैसे बनता है, जब बारिश के समय क्या होती है, प्रकाश की किरणें किसी क्या होते हैं, जल के बड़े बूंद से टकराती है, जो वाटर का क्या होता है, ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो प्रिज्म के समान कार्य करते हैं। क्या करते हैं, प्रिज्म के समान करते हैं। और उसमें सूर्य से निकलने वाली जो सातों रंग की जो प्रकाश की किरणें होती है, उनको अलग अलग तरंग दैर्ध्य में क्या कर देती है, बांट देती है। जिसके कारण क्या होता है, बादल के ऊपर आपको क्या होता है, बादल क्या होता है, एक प्रतिदर्श के समान, इंडिकेटर के समान कार्य करता है। और उस बादल के ऊपर क्या होता है, उस सातों कलर की जो क्या होती है, रेखाएं होती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। क्या कहते हैं, इंद्रधनुष भी एक प्रकार की क्या होती है, उत्सर्जित स्पेक्ट्रम होती है। क्या होती है, उत्सर्जित स्पेक्ट्रम होती है। सेम चीज वही है, यहाँ आपने क्या लिया, एक ऐसा प्रतिदर्श लिया जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, उसके प्रकाश को कार्डबोर्ड की सहायता से हम क्या करके, प्रकाश बोर्ड में जो छिद्र थी उसकी सहायता से लाकर किसके ऊपर डाले, प्रिज्म के ऊपर डाले। प्रिज्म ने क्या किया कि इसमें जो अलग अलग तरंग दैर्ध्य की प्रकाश की विकिरणें थी, उनको इंडिकेटर के ऊपर क्या किया, अलग अलग तरंग दैर्ध्य के रूप में उसे बांट कर क्या कर दिया, प्रतिदर्श कर दिया, यानी
स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा या विश्लेषण कर दिया, उसका अभिलेख तैयार कर दिया, तो ये जो अभिलेख दिखता है इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये जो हमारी यंत्र तैयार होती है इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। अब आगे चलेंगे तो उसमें आएगा उत्सर्जित स्पेक्ट्रम के प्रकार। ऐसे लिख लीजिएगा इसी में नीचे से, लिख लो हेडिंग, उत्सर्जित स्पेक्ट्रम के प्रकार। स्पेक्ट्रम के प्रकार, जो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम होती है वो कितने प्रकार की होती है, लिख लेंगे आगे कि 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से? तो पहला होता है आपका सतत स्पेक्ट्रम। सतत स्पेक्ट्रम जिसे कहेंगे कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। दूसरा आपका होगा बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम। और थर्ड जो होगी आपकी रेखीय स्पेक्ट्रम, लीनियर स्पेक्ट्रम। इसमें रंगों की या विकिरणों की लगातार पट्टियां होती हैं। पट्टियां होती हैं। किसका सतत स्पेक्ट्रम मिलेगा आपको? बल्ब का मिलेगा, सूर्य का मिलेगा, लैंप का स्पेक्ट्रम। क्योंकि ये तीनों जो वस्तु लिखे गए हैं, चाहे बल्ब हो, चाहे सूर्य हो, चाहे लैंप हो, ये क्या करती हैं? विकिरण यानी लाइट को क्या करती हैं? उत्पन्न करती हैं, यानी यह उत्सर्जित प्रतिदर्श है। क्या है? इनसे जो क्या होती है, स्पेक्ट्रम मिलती है, वह स्पेक्ट्रम में जो ये अलग अलग तरंग दैर्ध्य की जो क्या होती है आपकी विकिरण होती है, वह कंटिन्यूअस होती है, कहीं बीच में कोई गैप नहीं होता है। मान लो कि एक तरंग दैर्ध्य की प्रकाश की विकिरण ये है, तो दूसरी इसी से चिपकी हुई होगी, तीसरी इससे चिपकी हुई होगी, चौथी इससे चिपकी होगी, पांचवी इससे चिपकी होगी, लेकिन इसमें किसी प्रकार का गैप नहीं होगा। पहली विकिरण, उसके बाद दूसरी निकलेगी, फिर तीसरी इससे चिपक कर निकलेगी, कहीं भी क्या होगी, आपको गैप दिखाई नहीं देगी। नोट में लिख लीजिएगा के बूंदों, वर्षा के बूंदों से बनने वाला इंद्रधनुष सतत स्पेक्ट्रम होता है। सतत स्पेक्ट्रम होता है। बैंड स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़े थे, उसमें पढ़ा गया था कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जो होती है 3 प्रकार की होती है। एक होती है सतत यानी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और दूसरी होती है बैंड स्पेक्ट्रम। सतत स्पेक्ट्रम में आपको बताया गया था कि जो उसमें क्या होती है, रेखाएं मिलती हैं, चाहे जो प्रकाश की विकिरण अलग अलग तरंग दैर्ध्य की होती है वह कंटिन्यूअस होती है, उनके बीच में कहीं भी गैपिंग नहीं होता है। बैंड स्पेक्ट्रम में होता क्या है कि जो अलग अलग तरंग दैर्ध्य की जो क्या होती है प्रकाश की किरणें होती हैं, या जो भी क्या होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, वह एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित होकर, एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित होकर, अतिव्यापित मतलब होता है ओवरलैपिंग। क्या होता है? ओवरलैपिंग, यानी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक क्या होगी, अतिव्यापित हो जाती हैं।
और अतिव्यापित होकर बैंडों की श्रेणियों के रूप में दिखाई देती हैं। कैसे दिखाई देंगी? बैंड की श्रेणी यानी सीरीज के रूप में दिखाई देगी। कि जैसे मान लो ये प्रकाश की एक अलग एक तरंगदैर्घ्य की ये प्रकाश की विकिरण है, या चुंबकीय विद्युत चुंबकीय विकिरण है, और दूसरा इसके ऊपर क्या कर जाएगा? ओवरलैप कर जाएगा। तीसरा आएगा अलग तरंगदैर्घ्य की, तो इसके ऊपर ओवरलैप करेगा। यानी एक के ऊपर एक क्या होती है? ओवरलैप होती है, तो उसको अतिव्यापन कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिव्यापन कहते हैं। तो अतिव्यापन वाले इसमें होता क्या है कि जब एक दूसरे के ऊपर ये अतिव्यापित होती है ना, तब बैंड बन जाता है। क्या बन जाता है? बैंड बन जाता है। और उन बैंडों की श्रेणियों के रूप में पाई जाती हैं, तो उसे कहा गया बैंड स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? बैंड स्पेक्ट्रम। इस प्रकार के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में अतिव्यापित विकिरण की बैंडों की श्रेणी प्राप्त होती है। और किसके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में ये देखने को मिलेगा? बैंड स्पेक्ट्रम वह मिलेगा यदि आप किसी भी अणु का आप क्या करते हो? स्पेक्ट्रम निकालते हो। क्या निकालते हो? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम ज्ञात करते हो। तो उनमें जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होगी, आप देखेंगे कि विभिन्न तरंगदैर्घ्य की जो विकिरणें होती हैं, एक के ऊपर एक अतिव्यापित होती हैं और अतिव्यापित होकर बैंडों के रूप में दिखाई देती हैं। और इन बैंड जो होते हैं श्रेणी यानी सीरीज में प्राप्त होती हैं। किसमें प्राप्त होती हैं? सीरीज में प्राप्त होती है। कि एक बैंड, फिर दूसरा बैंड, फिर तीसरा बैंड, ऐसे बैंडों की क्या होती है? श्रेणियां पाई जाती है। और किसके स्पेक्ट्रम में होगी? अणुओं की स्पेक्ट्रम में। इसमें अणुओं की स्पेक्ट्रम में। रेखीय या रेखी को ही रैखिक कहा जाता है। रैखिक स्पेक्ट्रम। इंग्लिश में अगर चलेंगे आप, इसे कहेंगे लीनियर स्पेक्ट्रम। लीनियर स्पेक्ट्रम। यह स्पेक्ट्रम सतत नहीं होता है, बल्कि बीच बीच में काली रेखाएं प्राप्त होती हैं। और एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा परमाणुओं का स्पेक्ट्रम। रैखिक स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि वह प्रदर्शित करते हैं परमाणु, कि परमाणुओं की जो स्पेक्ट्रम होती है वह रैखिक होती है। रैखिक का मतलब क्या होता है कि यह सतत नहीं होगी। जैसे जैसे मान लो कि आप जब हमने बताया था कि जब आप मोबाइल या कंप्यूटर से कोई डाटा क्या करते हो? ट्रांसफर करते हो, तो एनर्जी जब लगातार वो क्या होती है? ट्रांसफर होती है, तो वह कंटिन्यूअस ऐसे ब्लैक ब्लू होता हुआ जाता है। लेकिन जो इसकी स्पेक्ट्रम मिलेगी, इस स्पेक्ट्रम में क्या होगा कि ऐसे स्पेक्ट्रम मिलेगी, बीच बीच में क्या होगा? खाली स्थान मिलेगा। क्या होगा? खाली स्थान मिलेगा। वो खाली स्थान किस रंग का होगा? ब्लैक कलर का होगा। कैसा होगा? ब्लैक कलर का होगा। यानी ये कंटिन्यूअस ना होकर बीच बीच में इसमें क्या होता है? खाली स्थान होता है। तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को कहा जाता है रैखिक स्पेक्ट्रम। कौन प्रदर्शित करेगा? परमाणु करेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोर ने विसर्जन नली में हाइड्रोजन गैस भरकर
निम्न दाब व उच्च विभव वाली विद्युत धारा प्रवाहित किए तो पाया कि हाइड्रोजन अणु वियोजित होकर उच्च ऊर्जा वाले हाइड्रोजन परमाणु में बदल जाते हैं, जिससे प्राप्त विकिरणों को स्पेक्ट्रोस्कोप से गुजारने पर उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या हुआ कि जो आपके नील्स बोर थे उन्होंने क्या किया, विसर्जन नली में हाइड्रोजन गैस भरकर और निम्न दाब और उच्च विभव पे क्या किया, जब विद्युत धारा उसमें प्रवाहित किया तो उन्होंने पाया कि जो हाइड्रोजन का अणु होता है वो वियोजित जब होता है तो उच्च ऊर्जा वाले क्या होते हैं, हाइड्रोजन के परमाणुओं में परिवर्तित होने लगते हैं। और जब ये उच्च ऊर्जा वाले हाइड्रोजन के परमाणुओं में परिवर्तित होते हैं तो उनसे कुछ विकिरण क्या होती है, उत्सर्जित होती है। इन विकिरणों को जब उन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोप से गुजारा तो गुजारने के बाद उनको जो क्या होती है, एक क्या हुई, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त हुई, यानी विकिरणों की क्या हुई, एक सीरीज प्राप्त हुई उत्सर्जित विकिरणों की। उस उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन से प्राप्त स्पेक्ट्रम जो स्पेक्ट्रोस्कोप के विश्लेषण से प्राप्त हुआ था उसको दिखाया गया। इसमें देखो कितने लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और यहाँ पे देखिए लिखा गया है n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, n = 6, n = 7 और n = 8। यह ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, ऊर्जा स्तर का। कि सबसे लो एनर्जी लेवल का जो है वो क्या है, n = 1 है, और सबसे हाई एनर्जी वाले को क्या लिखा गया है, n = 8 रखा गया है। याद रखिएगा, यदि जब क्या होता है, जब हाइड्रोजन के अणु वियोजित होते हैं और वो हाइड्रोजन के परमाणु जब वियोजित होते हैं तो वो उच्च ऊर्जा स्तर वाले होते हैं। क्या होते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर वाले होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यह आपकी इलेक्ट्रॉन n = 2 से n = 1 में आए, या n = 3 से 1 में आए, या 4 से 1 में आए, या 5th ऊर्जा स्तर वाले से 1 में आए, या 6 ऊर्जा वाले से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ आए, 1 वाले में आए, या सबसे ऊपर जो आपकी सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल की क्या होती है, कक्षाएं होती है, उससे इलेक्ट्रॉन कहाँ आए, लो एनर्जी लेवल में आए। यानी कहने का अर्थ यह है कि यदि उत्तेजित इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा स्तर से यदि n = 1 में आती है तो उसे कहा जाता है लाइमन श्रेणी। क्या कहा जाता है, लाइमन श्रेणी। इस लाइमन श्रेणी का जब विश्लेषण किया बोर ने, जब उनका क्या किया, विश्लेषण किया, तो उन्होंने पाया कि इस जो ये जो रेखाएं आपको दिख रही हैं, जिसे रेखा लाइन के रूप में हम प्रदर्शित कर रहे हैं, इन सभी विकिरणों की जो तरंग दैर्ध्य प्राप्त हो रही थी, जो भी क्या रहा था, किसी भी ऊर्जा स्तर से n = 1 वाले ऊर्जा स्तर में आता है, तो इन सभी विकिरणों की जो क्या हो रही थी, तरंग दैर्ध्य लेमडा का जो वैल्यू आ रहा था वो 4000 नैनोमीटर से कम हो रहा था। 4000 नैनोमीटर से कम जो भी क्या होती हैं, आपकी रेखाएं होती हैं या विकिरणें होती हैं, उनको कहा गया है पराबैंगनी विकिरण। क्या कहा जाता है, पराबैंगनी विकिरण। और इन श्रेणी जो क्या होती है, ये जो रेखाओं का एक ग्रुप होता है, इस ग्रुप को कहा गया लाइमन श्रेणी। क्या कहा गया, लाइमन श्रेणी। इसी तरह से किसी भी ऊर्जा स्तर से यदि उत्तेजित इलेक्ट्रॉन किसमें आता है,
2 नंबर ऊर्जा स्तर वाले अगर कोष में या कक्षा में या सेल में आता है कि किसी भी ऊर्जा स्तर से उत्तेजित इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, n=2 वाली सेल में आती है, तो इन लाइनों के ग्रुप को कहा जाता है बामर श्रेणी। क्या कहते हैं? बामर श्रेणी। और इनका जब विश्लेषण किया बोर ने तो पाया कि इन विकिरणों का जो तरंग दैर्ध्य था वह 4000 से लेकर 7000 नैनोमीटर के बीच में था। और 4000 से 7000 नैनोमीटर के बीच में आने वाली विकिरण को कहा जाता है दृश्य प्रकाश। क्या कहते हैं? दृश्य प्रकाश। इसी तरह से अगर आप इसमें आइए, यदि उत्तेजित इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा स्तर से अगर n=3 में आती है तो इन रेखाओं या इन विकिरणों को समूह को कहा जाता है पास्टन श्रेणी। क्या कहते हैं? पास्टन श्रेणी। इनका तरंग दैर्ध्य जो होता है 7000 नैनोमीटर से अधिक होता है और 7000 नैनोमीटर से अधिक होने के कारण इस पास्टन श्रेणी में आने वाले विकिरणों को कहा गया निकट अवरक्त। क्या कहा गया? निकट अवरक्त। ठीक है। यदि उत्तेजित इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा स्तर से अगर n=4 वाले ऊर्जा स्तर में आता है, यदि उत्तेजित इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा स्तर से यदि n=4 वाले ऊर्जा स्तर में आता है तो उसे कहा जाता है, उन विकिरणों को समूह को कहा जाता है ब्रैकेट श्रेणी। और इनका तरंग दैर्ध्य जो होता है 7000 नैनोमीटर से कम होता है और 7000 से नैनोमीटर से कम जो विख्यात तरंग दैर्ध्य की विकिरणें होती है उसे कहा जाता है अवरक्त विकिरण। क्या कहते हैं? अवरक्त विकिरण। इसी तरह से यदि कोई उत्तेजित इलेक्ट्रॉन क्या होता है n=5 वाले श्रेणी में आता है तो उसे कहते हैं, उन विकिरणों के समूह को कहते हैं फंड श्रेणी। क्या कहते हैं? फंड श्रेणी। इनका तरंग दैर्ध्य भी जो होता है 7000 नैनोमीटर से कम होता है और ये भी होती है अवरक्त किरण। क्या होती है? अवरक्त किरण। और यदि उत्तेजित इलेक्ट्रॉन n= क्या होता है 8 या n=7 से यदि n=6 में आता है, यानी हाई एनर्जी से n=6 वाले में आता है तो उसे कहा गया हेम्पे श्रेणी। और हेम्पे श्रेणी में जो विकिरणें पाई जाती है उनका तरंग दैर्ध्य भी क्या होता है 7000 नैनोमीटर से कम होता है और उन विकिरणों को कहा जाता है सुदूर अवरक्त। क्या कहा जाता है? सुदूर अवरक्त। तो ये हाइड्रोजन से प्राप्त स्पेक्ट्रम थी, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्लियर है?